बीजेपी के कट्टर समर्थक, मुख्यमंत्री के जो है चहेते और साथ साथ कहें आपको बीजेपी के प्रवक्ता नेता लगा लीजिए, एडवोकेट सुनील सोरेन हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं। मुद्दा है मुख्यमंत्री के जनसंवाद का, किस प्रकार जो जनता को पलट जवाबी दी जाती है, जनता की समस्याओं का कितना समाधान हो पा रहा है जनसंवाद में, किस प्रकार जनता से वार्तालाप किया जा रहा है, किस वाणी में वार्तालाप किया जा रहा है। जनसंवाद को आप कह रहे हैं बिल्कुल सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार के खिलाफ जा रही है चीजें? एक मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, आम जनता के साथ बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ओपनली बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं कि जनसभा की तरह, हर व्यक्ति की आवाज सुन रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, लेकिन उनका जवाब किस भाषा में दिया जा रहा है? ये चीज कर रही है, ये चीज पहले का जो इतना बड़ा उनका संवाद है उसको कट करके जहां मसाला मिलता है सिर्फ उस संवाद को दिखाने का प्रयास किया जाता है। जिन लोगों की बातें आपको हजम होती हैं, उन फरियादियों की तो फरियाद सुन लेते हैं, लेकिन जो बात आपको एक शब्द भी चुभ जाता है तो उसको तुरंत माइक छीन लिया जाता है। अरे अक्सर देखा जाता है सुनील जी, और यही कारण है आपके जनसंवाद का हर जिले में विरोध हुआ है। जनसंवाद में सिर्फ वही लोग आके बैठते हैं जिनको अपनी समस्याएं बतानी है, अपना दुखड़ा रोना है मुख्यमंत्री के सामने। गरीब लोग वहां जाके बैठते हैं, कोई गरीब कोई भी बिल्कुल नहीं। सुनील जी, सुनील लोग भी जाते हैं, सुनो, चलो ठीक है जाते होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुन लीजिए सुनील जी, ऐसे लोग भी जाते हैं, ऐसे लोग भी जाते हैं जो सिर्फ नंबर बनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जो लोग वहां बैठ के अपनी फरियाद कर रहे हैं, मेरे ख्याल से फरियाद तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो झूठी करेगा वहां। क्यों नहीं करेगा? विपक्ष के लोगों का पहले गिरफ्तार करवा देते हैं। नहीं कराते। बहुत सारी वीडियोस देख लीजिए सुनील जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, या फिर इनेलो के नेताओं को, उनको पहले ही आप अरेस्ट करवा देते हैं कार्यक्रम से। नहीं, ऐसे लोगों को रोकना इसलिए जरूरी है कि उनका कोई मकसद तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों का तो चेहरा दिखाना, हंगामा क्रिएट करना, झूठे नंबर बनाना, उस चक्कर में आते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान होना बहुत जरूरी है। कमियां तो आपके जनसंवाद में भी कहीं ना कहीं नहीं सुनील जी, सीधी सी बात है, अगर करनाल में हुआ वहां विरोध, नू मेवात में करते हो वहां विरोध, हिसार में करते हो वहां विरोध, सिरसा में करते हो वहां विरोध, महेंद्रगढ़ में करते हो वहां विरोध। आप तो गुणगान करेंगे, आपको राजनीति करनी है, बीजेपी से चुनाव लड़ना है, टिकट चाहिए आपको। ये आप इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो आपके सामने फेयरली ये बात, ये तो सीधी सी बात नहीं, बिल्कुल गलत बात। आप 6-8 महीने से महिला कोच का मामला देख रहे हैं। कल ही महिला कोच ने, उस लड़की ने, हरियाणा प्रदेश की गुड़िया है, खेलों में प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मैं इस मामले में 100% उस महिला कोच के साथ हूं। मैंने पहले दिन भी कहा था, जब माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि आरोप अनर्गल है, तब भी मैंने कहा था नहीं मनोहर लाल जी, आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इसको अनर्गल बोले। अनर्गल अगर आरोप बता दिए तो वो सपोर्ट करना ही था सुनील जी, सीधी सी बात। उसके बाद एक तरीके से लगा चाहे दूसरे तरीके से लगा, उसके बाद सुनील जी सुनिए, विधानसभा के अंदर खुले दहाड़ते हैं, लाइव कैमरे के ऊपर भरी विधानसभा सदन के अंदर कि हम इस्तीफा लेते ही नहीं है, हमारे मंत्री पर आरोप लगाए, सारे झूठे हैं। वाह जी वाह, क्या बात आप कहते हो, सपोर्ट नहीं ऐसा। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? 8 साल पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और 8 साल बाद सीएम खट्टर, क्या डिफरेंस है? मैं बता देता हूं, जनता जो डिफरेंस हमें बताती है, चेहरे से साफ झलकता है उनके चेहरे पर कितना एटीट्यूड है, कितना गुरूर है सीएम होने का, सीएम पद पर काबिज होने का। पहले बने, दूसरी बार फिर मौका मिल गया, और वो सपने ले रहे हैं कि तीसरी बार भी हमें मौका मिल जाएगा। ये पैरामीटर जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन पता चलेगा। इसका थर्मामीटर ना आपके पास है ना मेरे पास। चुनाव एक ऐसा पैरामीटर है जो बताएगा कि लोग माननीय मनोहर लाल जी के चेहरे पर एटीट्यूड देखते थे, या माननीय मनोहर लाल जी के चेहरे पर पोलाइटनेस देखते थे, या शराफत देखते थे, ईमानदारी देखते थे। आपको कमियां नजर नहीं आती हैं? कमियां नजर जब आएगी आप जब बीजेपी का चश्मा उतार के अपनी सरकार को देखें। जहां तक आपने जॉब की जिक्र किया, 8 साल में कितनी नौकरियां लगी हैं? हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, पिछले 3 साल से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ। चलो कोई बात नहीं सुनील, आप बता दीजिए कितनी जॉब लगी पिछले 8 साल के अंदर? किसी एक व्यक्ति के मुख से कहलवा दिया आपकी सरकार ने नौकरियां दी। तो इस सरकार ने तो रिकॉर्ड क्रिएट करने का काम किया है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी एक भी जो है मुहिम से लाभ ले। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद है चरखी दादरी में, और चरखी दादरी में वही जाना पहचाना चेहरा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के कट्टर समर्थक, मुख्यमंत्री के जो है चहेते और साथ साथ कहें आपको बीजेपी के प्रवक्ता नेता लगा लीजिए, क्योंकि हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखते हैं, चाहे कैसा ही मुद्दा हो, कितना ही जटिल मुद्दा क्यों ना हो।
एडवोकेट सुनील सेवरन हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं। मुद्दा है मुख्यमंत्री के जनसंवाद का। किस प्रकार जो जनता को पलट जवाबी दी जाती है, जनता की समस्याओं का कितना समाधान हो पा रहा है जनसंवाद में, किस प्रकार जनता से वार्तालाप किया जा रहा है, किस वाणी में वार्तालाप किया जा रहा है, सारी बातचीत करेंगे। इसके अलावा महिला कोच, बड़े लंबे समय से एक मामला चला आ रहा है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर अब तक सरकार ने कोई भी बड़ा संज्ञान नहीं लिया है। और अभी हाल ही में कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिला कोच ने और भी बड़े आरोप लगाए हैं कि मंत्री संदीप सिंह मुझे मरवाना चाहते हैं, मेरे पीछे जो है कुछ आदमी लगा रखे हैं जो लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं। साथ ही उसमें जो है सरकार की और सीधे सीधे मुख्यमंत्री खट्टर का नाम लेकर उनकी संलिप्तता बताई गई है। देखते हैं क्या कहते हैं इन मामलों पर। सुनील जी से खास बातचीत करते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। धन्यवाद प्रिंस, स्वागत है आपका हमेशा की तरह से। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस फिर दोबारा से ज्वलंत मुद्दे पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुख्यमंत्री का जो संवाद कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और क्योंकि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, आपकी जो अप्रोच है घर घर तक, जैसे भी मेरी माँ भी आपके इस कैमरामैन से भी बात कर रही थी कि भाई हमारी वीडियो भी बना के जा, जिस प्रकार से आप लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं, तो ये जो संवाद कार्यक्रम है इसकी जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पर, आप किस नजर से देखते हैं? थोड़े से लाइक कलेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस को दिखा दिखा के नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास जो सोशल मीडिया के भाई आप जैसे मीडिया के मित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि इसकी जो राइट चीजें हैं वो भी आप ही के माध्यम से। मैं इसलिए आपका ज्यादा थैंकफुल हूं क्योंकि ये मुमकिन था कि आप वो शॉर्ट क्लिप को दिखा के शायद ज्यादा लाइक कलेक्ट कर लेते। मैं जब उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो शायद उतने लाइक ना आए, लेकिन उस स्थिति को क्लियर किया जा सकता है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप मेरे पास आए। मैं इस चीज को इस नजरिए से देखता हूं प्रिंस भाई, बहुत सी योजनाएं जो नई योजनाएं हैं जो आज से पहले कभी नहीं चली और जिनका विधानसभा में भी विरोध होता है, जो पुराने नेता जो पोर्टल का विरोध करते हैं, जो डिजिटलाइजेशन का विरोध करते हैं, और ये जो कंप्यूटराइजेशन हुई है जिससे बीच का आदमी खत्म हो गया है, उसका विरोध करते हैं। क्योंकि पहले लोग ठेकेदार होते थे, गांव गल ये दौड़े कपड़ी है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही भाषा का इस्तेमाल किया है, वो ठेका उठाते थे। आज वो ठेका प्रथा खत्म होगी। अगर जॉब लगनी है तो ईमानदारी से लगेगी, अगर किसी का ट्रांसफर होना है तो ईमानदारी से होगा। और ये जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, बिल्कुल ईमानदारी से डायरेक्ट आपका एक डाटा सरकार ने कलेक्ट कर लिया है। ये मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं कहीं परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आती हैं, 100 में से 10 आदमियों को चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं, लेकिन 90 लोगों को डायरेक्ट वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हर विधानसभा में 2-2, 3-3 प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का सबसे पहले इस बात का धन्यवाद कि उन्होंने एक नई अप्रोच दी, पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया और साथ साथ अपना कीमती समय लगा के निकाल के लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को इस बात में समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि देखो कितना फायदा है। और सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े होकर धन्यवाद भी, सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े होकर धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक लास्ट बात होता क्या है प्रिंस भाई, कोई एक मामला ऐसा आ जाता है जहां थोड़ी सी चीज आगे बढ़ जाती है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री का सिर्फ ये शुरुआती दौर में तो उसको भी पूरा समय देते हैं, लेकिन जब लगता है कि एक आदमी जानबूझ के किसी चीज को खींच रहा है तो उसको मना करते हैं कि भैया अब इसको साइड में कर लो। सिर्फ उस मुद्दे को, उस पोर्शन को दिखा दिखा के सोशल मीडिया पर लाइक्स कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक आपने जॉब की जिक्र किया, 8 साल में कितनी नौकरियां लगी हैं? वैसे तो हम उस मुद्दे पर पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, पिछले 3 साल से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ। चलो कोई बात नहीं सुनील, आप बता दीजिए कितनी जॉब लगी पिछले 8 साल के अंदर? किसी एक व्यक्ति के मुख से कहलवा दिया आपकी सरकार ने नौकरियां दी। 1 लाख से ज्यादा तो सरकारी जॉब दी गई है। मेरे अपने गांव में 50 से ज्यादा बच्चे जो डिजर्विंग बच्चे थे उनको नौकरियां मिली हैं और ऐसे ऐसे परिवारों को नौकरियां मिली हैं। ये भी पूरे देश के अंदर ये भी एक एग्जाम्पल है कि क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ परिवार, चाहे कांग्रेस सरकार आए, चाहे लोकदल की सरकार आए, चाहे किसी और की सरकार आए, कुछ एक परिवारों के बच्चे नौकरियां लगते थे, वो उस सरकार में भी लगते थे, वो उस सरकार में भी लगते थे। गरीब बच्चे, कई फैमिलीज ऐसी रहेगी जो वंचित रहेगी। इस सरकार ने उन वंचित फैमिलीज को 5-5 नंबर दिए और उन परिवारों में से बच्चे भी नौकरियां लगे हैं। तो इस सरकार ने तो रिकॉर्ड क्रिएट करने का काम किया है प्रिंस भाई। सर माने तो केंद्र सरकार गलत है, फिर रिपोर्ट गलत? ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, मुझे दिखाओ ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। नहीं है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट उठा लीजिए आप। कोई रिपोर्ट ऐसी, मैं कह रहा हूं प्रिंस भाई, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, मुझे दिखाओ, कोई रिपोर्ट नहीं है ऐसी। सिर्फ पीछे एक रिपोर्ट आई थी
इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें हरियाणा का नंबर उस इन्वेस्टमेंट के बारे में नंबर नीचे था, पर उसके भी नैरी रीजन है जो मैं आपको पिछली बार एक्सप्लेन कर चुका। जॉब क्रिएशन के बारे में हरियाणा सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ जॉब्स दी हैं, उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं। फिर युवा भटकते क्यों फिर रहे हैं? आज भी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जो है पीएचडी करे हुए युवा चपरासी की नौकरियों के लिए दर दर भटकते घूम रहे हैं, डी ग्रुप के लिए दर दर भटकते घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका रीजन है सरकारी नौकरी के प्रति लोभ। अदरवाइज मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट का देता हूँ, दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास जॉब क्रिएशन का जो सबसे बड़ा माध्यम है, यहाँ का जो माइनिंग क्षेत्र है, कलियाणा में खेड़ी बुरा, खेड़ी बत्तर, पिचोपा और बिरी जोन, अटेला, इन जगह पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, और मैं कमाल मानता हूं कि कैसे लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे व्यक्ति को सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 10 के 10 साल वो पूरा माइनिंग जोन बंद रहा, क्योंकि उसके रिश्तेदार का माइनिंग का काम राजस्थान में था। जैसे ही मनोहर लाल जी सत्ता में आए, आते ही जो लीगल हैसल थे सबसे पहले उसको क्लियर किया, और पिछले 10 साल से सुचारू रूप से काम चल रहा है, और हजारों की संख्या में दादरी और दादरी के आसपास के नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, काम धंधा मिल रहा है, प्लस एक मोटा रेवेन्यू दादरी डिस्ट्रिक्ट को आ रहा है। तो इन्होंने तो हर क्षेत्र में एग्जांपल सेट किए हैं भाई। उसमें भी तो गबन है सुनील जी, बहुत मोटा गबन। सारी जितनी भी माइनिंग कंपनियां चल रही हैं आपके बीजेपी नेताओं की, आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। एक भी माइनिंग कंपनी किसी बीजेपी कार्यकर्ता नेता की नहीं है, एक भी नहीं है। कोई कहती है पूरे पहाड़ को लूट के खा गया। आप मुझे दिखाओ एक, कोई तो एक किसी कंप्लेन ही दिखा दो। आप मुझे कोई कंप्लेन ही दिखा दो चरखी दादरी एरिया में माइनिंग में, किसी एक कंप्लेन दिखा दो किसी व्यक्ति की जो ये कह दे कि बेईमानी से कोई काम हो रहा है। कोई एक कंप्लेन दिखा दो, मैं रिकॉर्ड में, और रिकॉर्ड से मैं आपके सामने कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, चरखी दादरी में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नेता किसी भी गलत काम में कोई इन्वॉल्व है। माइनिंग तो सारी बीजेपी नेताओं की एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सभी लोकल जो लोग हैं उनके पास माइनिंग का काम है, उनके क्रशर हैं, उनकी गाड़ियां हैं। एक भी बीजेपी का नेता माइनिंग में इन्वॉल्व नहीं है, एक भी नहीं है। चलो वो तो जनता देख रही है, जनता अपने आप कमेंट के माध्यम से बता देगी, आपकी बातों का जवाब दे देगी। हमें इतना ज्यादा जो है कहने की जरूरत ही नहीं उन चीजों में। आपकी जो है चरखी दादरी के लोकल लोग बता, आपकी जिम्मेदारी इल्जाम लगाना है, लेकिन ये जनता डिसाइड कर देगी। जनता अपनी आत्मा पर हाथ रख के कह देगी कि कौन आदमी बीजेपी का नेता इस चीज में इन्वॉल्व है। एक भी नहीं है। चलो आपने जनसंवाद को सही बताया, मुद्दे पर वापस लौटते हैं। जनसंवाद को आप कह रहे हैं बिल्कुल सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार के खिलाफ जा रही है चीजें? पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में मुख्यमंत्री द्वारा निकाली गई एक रथ यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभा जन आशीर्वाद यात्रा 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अब की बार 70 पार, 75 पार, लेकिन सीटें आई 40 पार भी नहीं हो पाया। सीट 40 आई, सीटें आई 40। और अगर आप उसका अच्छे से और ईमानदारी से अगर आप उसका सर्वे कंडक्ट करेंगे, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, तो ज्यादातर व्यक्तिगत विरोध के कारण नेता चुनाव हारे। बीजेपी का विरोध नहीं था, बीजेपी की नीतियों का विरोध नहीं था, व्यक्तिगत कहीं ना कहीं टिकट वितरण में गलतियां हुई, गलत लोगों को टिकट दी गई, नए लोगों को चेहरा बनाते, नए लोगों को जो है दाव खेलते नहीं। मैं भी ये कह रहा हूं जो भी कोई कारण रहा होगा, लेकिन टिकट वितरण में मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर आइडिया है अगर आप उसका विश्लेषण करते हैं तो टिकट वितरण में गलती हुई, और लोग व्यक्तिगत कि मुझे प्रिंस को वोट नहीं देना है, बीजेपी अच्छी पार्टी है लेकिन मुझे प्रिंस को हराना है, सिर्फ ये चुनाव हारने का एक कारण यही था। और फिर भी 40 सीटें आई थी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी फिर भी बीजेपी बन के निकली थी। बिल्कुल कोई बात नहीं, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आपके पास, सबसे बड़ा संगठन आपके पास है, हम उस मुद्दे पर नहीं जाते, लेकिन एक मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, आम जनता के साथ बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ओपनली बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं कि जनसभा की तरह, हर व्यक्ति की आवाज सुन रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, लेकिन उनका जवाब किस भाषा में दिया जा रहा है? नहीं, कौन सी भाषा में दिया जा रहा है, कहाँ गलत भाषा में दिया जा रहा है? आप अभी एक वीडियो लेटेस्ट जो है वायरल हो रही है, एक महिला सवाल करती है कि हमारे गांव में फैक्ट्री लगाई जाए, महिलाओं को रोजगार दिया जाए, पुरुषों का नाम नहीं लिया, युवाओं का नाम नहीं लिया, महिलाएं मजबूत हों, सुदृढ़ बने गांव की महिलाएं। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको वो योजना हमने चला रखी उसका लाभ नहीं मिल रहा है, 1 लाख रुपए लोन के नहीं मिले, ऐसे वो कुछ, तो वो कहती है उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन इतना ही गुजारा हो पाता है भाई, घर का गुजर बसर चल सके, मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ हो सके। आप हमारे गांव फैक्ट्री लगा दीजिए ताकि और अच्छे से जो है महिलाएं काम कर पाए। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अगली बार, इस बार गया ना, अगली बार वो चंद्रयान 4 जाएगा, आपको उसमें बिठा के छोड़े भेजेंगे। तो ये कौन सा? देखिए, ये सिंपल ह्यूमन बीइंग की तरह बात की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन महिला के साथ बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से संवाद किया, बहुत अच्छे से बात की, उनको बार बार पूछा सवाल कि भाई कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं,
कितना सपोर्ट मिल रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि उन महिला ने इस बात को स्वीकार भी किया। उसके बाद उनका एक सवाल था कि फैक्ट्री भी लगाई जाए। उस बात पर भी मनोहर लाल जी ने पहले यही कहा कि हम प्रयास करेंगे, इसको भी पॉजिटिवली लिया। उसके बाद दोबारा से एक क्वेश्चन था, आपको पता है बहुत सारे लोग उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, और एक लाइटर वेन में, यानी एक मजाकिया मूड में कि ठीक है भाई अगली बार चंद्रयान 4 में आपको साथ भेजेंगे, लाओ दे दो माइक, सिर्फ इतनी बात है। लेकिन क्या होता है कि सेंसेशन कैसे पैदा हो, कैसे लाइक्स बढ़ें, और आज आदमी समझता है कि विरोधी ज्यादा है, विरोधी ही ज्यादा इस बात को उठाएगा। मीडिया भी इस काम में कई बार फंस जाता है। ये चीज तो पहले का जो इतना बड़ा उनका संवाद है उसको कट करके जहां मसाला मिलता है सिर्फ उस संवाद को दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये चीज आपने बता दी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री हैं तो हर चीज तो मजाक में भी नहीं टाल सकते। नहीं, हर बात कहाँ चलो टाल कोई रहे? बात नहीं, बहुत ठीक है, seriously जवाब दिया, ठीक चार है, जवाब दिए, 4 जवाब दिए, मान लिया हमने। सैकड़ों की भीड़ है, बहुत से लोगों के साथ डिस्कशन करनी है। ये तो मेरा और आपका 1 to 1 है जिसमें आप एक सवाल को 4 बार पूछ सकते हैं। वहां तो रिस्ट्रिक्शन रहती है, और वो भी एक लाइटर वेन में उन महिला को कहा गया था ठीक है जी, 4th टाइम जब चंद्रयान जाएगा तो आपको भेजेंगे, सिर्फ लाइटर वेन में। और थोड़ा माहौल इससे हल्का भी बना रहता है, हंसी मजाक भी बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और पहले बहुत सीरियसली उनके 4 सवालों का जवाब भी दिया तो गया। आपने बता दिया भाई, मुख्यमंत्री ने मजाक के मूड में बिल्कुल लाइटर वे में जो है उस बात को रखा अपने को, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया, मान लेते हैं। लेकिन जिन लोगों की बातें आपको हजम होती हैं उन फरियादियों की तो फरियाद सुन लेते हैं, लेकिन जो बात आपको एक शब्द भी चुभ जाता है तो उसको तुरंत माइक छीन लिया जाता है। अरे अक्सर देखा जाता है सुनील जी, और यही कारण है आपके जनसंवाद का हर जिले में विरोध हुआ है, हर विधानसभा में विरोध हुआ है। कंप्लेन आती है तो कंप्लेन को स्क्रूटिनाइज भी किया जाता है, देखा जाता है कि अगर कंप्लेन जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा अगर कंप्लेन जेन्युइन होगी तो इस अधिकारी को सस्पेंड करेंगे, और अगर कंप्लेन सिर्फ सरकार के कार्य को बदनाम करने के लिए है तो कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी, और ये जरूरी है। अदरवाइज तो इतनी वोलुमिनस कंप्लेंट आ जाएंगी, फ्रूवलेस कंप्लेंट आ जाएंगी, चीजें कभी खत्म ही नहीं होंगी। आप राइट कंप्लेन करो, सही जो डायरेक्शन में आप चलो, कोई गलत आदमी है उसके बारे में आप कहो, इसीलिए तो सरकार बैठी है। सरकार कोई भाई भतीजा बात थोड़ी करती है, सरकार तो देखती नहीं कि कौन है कि कौन नहीं है, सरकार सीधा डायरेक्ट हिट करती है अगर कोई गलत कर रहा है आप जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंवाद में सिर्फ वही लोग आके बैठते हैं जिनको अपनी समस्याएं बतानी है, अपना दुखड़ा रोना है मुख्यमंत्री के सामने। कोई भी व्यक्ति, आप जैसे लोग हैं, काम धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले, वो वहां क्यों जाएगा? उसको कोई समस्या नहीं है, अपना काम अच्छे से चल रहा है। लेकिन गरीब लोग वहां जाके बैठते हैं, कोई गरीब, कोई भी, बिल्कुल नहीं। सुनील जी, सुनील, चलो ठीक है जाते होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सुन लीजिए सुनील जी, ऐसे लोग भी जाते हैं, ऐसे लोग भी जाते हैं जो सिर्फ नंबर बनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, ऐसे लोग भी जाते हैं जो विरोधी पार्टी से विचारधारा के रखने वाले होते हैं, ऐसे लोग भी जाते हैं जो उस कार्यक्रम को खराब भी करना चाहते हैं। सबसे सावधान होकर चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो लोग वहां बैठ के अपनी फरियाद कर रहे हैं, मेरे ख्याल से फरियाद तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो झूठी करेगा वहां। क्यों नहीं करेगा? कमाल होगा, बहुत सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग आ जाते हैं कई बार। विरोधी पार्टियों के लोगों को आप आने नहीं देते, असली डर तो उनसे ही तो होता है ना, वो लोग अगर आई नहीं है, आम जनता आम जनता से क्या डर? ऐसा किसी पर स्टैंप नहीं लगा हुआ कि कौन विरोधी पार्टी का है, कौन आपके फेवर पार्टी का है। मैं तो नहीं, पार्टी लोगों को आप पहले ही गिरफ्तार करवा देते। कह रहा हूं, मैं खुद बीजेपी का बड़ा सपोर्टर हूं, मैं खुद माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने एक नई डायरेक्शन देने का प्रयास किया है, लेकिन अभी जो संदीप सिंह की चर्चा हम करते हैं उसमें मैं उनका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस व्यक्ति को जो इस चीज के लिए चार्जशीटेड है उसको आप इतनी स्पेस दें, उसे तुरंत बर्खास्त करें और बाहर करें अपनी कैबिनेट से। चलो ठीक है, विपक्ष के लोगों का पहले गिरफ्तार करवा देते हैं। नहीं कराता है। बहुत सारी वीडियोस देख लीजिए सुनील जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, या फिर इनेलो के नेताओं को, उनको पहले ही आप अरेस्ट करवा देते हैं कार्यक्रम से। नहीं, ऐसे लोगों को रोकना इसलिए जरूरी है कि उनका कोई मकसद तो है नहीं, उनका मकसद तो केवल हंगामा खड़ा करना है। चलो हंगामा खड़ा करना, ठीक है। सुनील, एक बात आप सिंपल से वर्डों में हम एक चीज ले लेते हैं, मुख्यमंत्री आम जनता से संवाद कर रहे हैं, विपक्ष के लोग आप कहते हैं कि वो हंगामा खड़ा करें, कार्यक्रम खराब करेंगे। चलो ठीक है, कार्यक्रम में नहीं आने दिया, जाते समय आधा घंटा उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करके भी आप उनको समय दे सकते। अरे नहीं भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। एक आदमी जो नेगेटिव माइंडसेट का है, जिसका मतलब ही और पर्पस ही एक कार्यक्रम को खराब करना है, किस लिए उसके साथ आधा घंटा वेस्ट करना है? बेटर है भैया तुम अपना काम करो, तुम जाओ पब्लिक के बीच में, और तुम्हें लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है, जाओ समझाओ पब्लिक। जनता में नहीं आते, वोटरों में नहीं आते। हाँ जाओ ना, करो फिर। अब भाई आपको हमारे से तो कोई लेना देना नहीं, आपको तो बीजेपी का विरोध ही करना है, जाके पब्लिक से ज्यादा बात करो। क्यों अपना समय खराब करते हो, क्यों हमारा समय खराब करते हो? और जब हम पब्लिक से अपनी बात करना चाह रहे हैं, हमारे को अपनी बात करने दो, उसका तुम फ्री हो, सारा दिन 24 घंटे 365 डेज फ्री हो। लेकिन कुछ लोगों का तो
चेहरा दिखाना, हंगामा क्रिएट करना, झूठे नंबर बनाना, उस चक्कर में आते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होना बहुत जरूरी है। करे भी क्या लोग, करे भी क्या, मात्र गिनती चुनती के लोगों को वहां एंट्री दी जाती है, पास बना बना के उसके एक्स्ट्रा अगर कोई गांव का सरपंच भी आ जाता है उसको भी एंट्री नहीं दी जाती, पत्रकारों तक को रोक लगा दी जाती है। बिल्कुल नहीं, है झूठा इल्जाम है। जो जिसकी तकलीफ है, जो दिक्कत है, जो ओरिजिनल फरियादी है, उसको जरूर वहां एंट्री करने का स्पेस दिया जाता है। लेकिन कोई आदमी वहां से राजनीति करने के चक्कर में आए तो उसको रोक दिया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको कैसे पता राजनीति करेगा? हाँ, किसी की सुनी नहीं आपने? नहीं सुन ली ना, उसको जब बुलाया जाए तो उसका आइडिया होता है भी ये किस लिए आया, किस लिए नहीं आया, पता तो रहता है चीजों का। और इसी तो सैकड़ों संख्या में लोग आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, सैकड़ों संख्या में लोग आते भी हैं। कमियां तो आपके जनसंवाद में भी है कहीं ना कहीं। नहीं सुनील जी, सीधी सी बात है, अगर करनाल में हुआ वहां विरोध, नू मेवात में करते हो वहां विरोध, हिसार में करते हो वहां विरोध, सिरसा में करते हो वहां विरोध, महेंद्रगढ़ में करते हो वहां विरोध। ये साधारण बात है। जो अभी सभी लोग तो कहीं ना कहीं है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हर आदमी तो बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे लोग भी तो जो बीजेपी के विरोध में हैं, और हर आदमी बीजेपी के साथ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गलत भी हैं। जो लोग गलत योजनाओं का गलत फायदा उठाते थे, सरकार में ऐसे लोग शामिल होते थे जो लोगों को बहकाते थे, बरगलाते थे, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते थे, जिनका आज भी मकसद गलत काम करना है, उनको बीजेपी के साथ होना भी नहीं चाहिए। और ऐसे लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो तो विरोध करेंगे ही। आप तो गुणगान करेंगे, आपको राजनीति करनी है, बीजेपी से चुनाव लड़ना है, टिकट चाहिए आपको। तो ये आप इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो आपके सामने फेयरली ये बात, ये तो सीधी सी बात नहीं बिल्कुल गलत बात आपकी, मैं तो आपको फेयरली कह रहा हूं कि डिजिटलाइजेशन, डायरेक्ट जो नीडी है, जो बेनिफिशियरी, उसके अकाउंट में पैसा, ईमानदारी से नौकरियां, ईमानदारी से भर्तियां, ईमानदारी से ट्रांसफर, मैं तो इन बातों को लेकर मैं पसंद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी को। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, और मैं आपको किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी एक भी जो है मुहिम से लाभ। ये तो चुनाव बताएगा आपको। चुनाव इसलिए 5 साल में चुनाव होता है, और वो एक आप ये समझो पैरामीटर होता है सरकार की पॉपुलैरिटी का। जब 5 साल में चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा आपको कि मैं जो कह रहा हूं वो लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो पता चल जाएगा। मनोहर लाल मेरी मौसी का लड़का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं भी बीजेपी में कभी से नहीं था। ये तो जब हमने देखा माननीय नरेंद्र मोदी जी को काम करते हुए, जब हमने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को, और जब हमने देखा इस कार्यशैली को, तब हम उन सब चीजों से मोटिवेट होकर बीजेपी के लिए कार्यकर्ता बने थे। तो ये मेरी मौसी का लड़का नहीं है, लेकिन ये आदमी ईमानदार है। इसने अपने परिवार को नहीं पाला है, और पूरे प्रदेश को इसने अपने परिवार की तरह समझा है, इसलिए हम इस आदमी को पसंद करते हैं। 6-8 महीने से महिला कोच का मामला देख रहे हैं, कितना पूरा मामला गरमाया हुआ, लगातार जो है नई नई अपडेट आती रहती है उस मामले। कल ही महिला कोच ने, उस लड़की ने, हरियाणा प्रदेश की गुड़िया है, खेलों में प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मैं इस मामले में 100% उस महिला कोच के साथ हूं। वो बेचारी पीड़ित है। साथ है, लेकिन सवाल सुन लीजिए आप। मैं पीड़ित है। मैं आपके सवाल से भी बड़ी बात कहता हूं। मैंने पहले दिन भी कहा था, जब माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि आरोप अनर्गल है, तब भी मैंने कहा था नहीं मनोहर लाल जी, आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इसको अनर्गल बोलें। और अब तो चार्जशीट फाइल हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं मनोहर लाल जी की सरकार को धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि भले ही उन्होंने उस आरोप को अनर्गल बताया, भले ही वो आदमी उसकी कैबिनेट में मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट नहीं किया गया। उन्हीं धाराओं में जो लगनी चाहिए थी, उन्हीं धाराओं में उस मंत्री को चार्जशीट किया गया। उसे ट्रायल फेस करनी पड़ेगी, और अगर ये महिला कोच अपने बयानों पर खड़ी रही तो उसकी सजा भी होगी, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि जस्टिस सपोर्ट नहीं किया। कहता हूं जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट सीम टू बी डन की जो विचारधारा है वो माननीय मनोहर लाल जी को माननी चाहिए। चलो, आप कहते हैं सपोर्ट नहीं किया मुख्यमंत्री ने, नहीं किया। शुरुआत में जो बयान आप बता रहे हो ना अनर्गल बातों का, आप एग्री कर रहे हैं, सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए, अनर्गल अगर आरोप बता दिए तो वो सपोर्ट करना ही था सुनील जी, सीधी सी बात। उसके बाद एक तरीके से लगा, चाहे दूसरे तरीके से लगा, उसके बाद सुनील जी सुनिए, विधानसभा के अंदर खुले दहाड़ते हैं, लाइव कैमरे के ऊपर भरी विधानसभा सदन के अंदर, कि हम इस्तीफा लेते ही नहीं है, हमारे मंत्री पर आरोप लगाए, सारे झूठे हैं। वाह जी वाह, क्या बात, आप कहते हो सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा जांच चल रही है और लेट द कोर्ट डिसाइड। उन्होंने कहा लेट द कोर्ट डिसाइड, आई विल नॉट इंटरफेयर, और उन्होंने साबित करके दिखाया, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया चीजों में। तो नहीं लेंगे का क्या तात्पर्य होता है सुनील जी? मुख्यमंत्री हैं, अपने भाषा पर, अपने क्रोध पर संयम तो रखना चाहिए कहीं ना कहीं। आप उसमें सीधा कह सकते हैं भाई जांच चल रही है, आप जांच मैं और आप कोई आदमी नहीं होते, मैं और आप कोई आदमी नहीं है कि अपने शब्द उनके मुंह में डालें। ये तो उन्हीं को डिसाइड करना है। हाँ, मैं आपकी बात से इतना सहमत हूं कि मुझे हम अपने मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि उसका कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया जाए, और ये जो महिला को जो विक्टिम है इसको सपोर्ट किया जाए, और इसको पुलिस हेल्प भी दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इसको जान का खतरा जैसे इन्होंने क्लेम किया है। और ये मुमकिन है क्योंकि संदीप सिंह पावरफुल आदमी है, और ये बेचारी साधारण सी महिला कोच है जिसके साथ इसने बड़ा दुर्व्यवहार किया है, तो इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो लगातार सुनील जी हमारे साथ खास बातचीत में है, कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी के साथ, बड़े जो खुले विचारों के साथ अपनी बातचीत रखते हैं, और आज हमारे सवालों का फिर सामना कर रहे हैं, क्योंकि जनसंवाद की जहां तक बातचीत आती है, जनता के अंदर उस चीज का
कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। वो सवाल करने बहुत जरूरी थे, वो बातें क्लियर करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज भी वायरल हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारी बातचीत हमने इनसे की। अब जहां तक महिला कोच का मामला आता है, अक्सर हम सवाल करते हैं इनसे, लेकिन दोबारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम मेरे पीछे कई जो है लोग लगा रखे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे मरवाने की साजिश की जा रही है, खेल मंत्री द्वारा छोड़े गए हैं बहुत सारे लोग। ऐसे जो आरोप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कोच ने लगाए हैं, जिसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री खट्टर का नाम भी उन्होंने शामिल किया है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए प्रिंस भाई, इसको मैं बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं यस, उस महिला कोच को प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। वो विक्टिम है, मंत्री पावरफुल है, उनका जो कहना है वो बिल्कुल सही और जायज है। मैं भी आपके इस पॉपुलर मीडिया के माध्यम से माननीय मनोहर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस महिला कोच को सिक्योरिटी तुरंत दी जाए। एक सवाल, 8 साल पहले के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और 8 साल बाद सीएम खट्टर, क्या डिफरेंस है? मैं बता देता हूं, जनता जो डिफरेंस हमें बताती है, चेहरे से साफ झलकता है उनके चेहरे पर कितना एटीट्यूड है, कितना गुरूर है सीएम होने का, सीएम पद पर काबिज होने का। पहले बने, दूसरी बार फिर मौका मिल गया, और वो सपने ले रहे हैं कि तीसरी बार भी हमें मौका मिल जाएगा। और आप हमेशा जो है मुख्यमंत्री चालीसा जपते रहते हैं कि हाँ हमारे तो मुख्यमंत्री तीसरी बार भी बनने हैं। मैं तो चाहता हूं कि माननीय मनोहर तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। रही बात आपका कहना कि एटीट्यूड या दूसरी बात, मुझे कभी नजर नहीं आया, मुझे ऐसा कभी नहीं। जनता का होता है सुनील जी, जनता की नजर से देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता ये पैरामीटर जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन पता चलेगा। इसका थर्मामीटर ना आपके पास है ना मेरे पास। चुनाव एक ऐसा पैरामीटर है जो बताएगा कि लोग माननीय मनोहर जी के चेहरे पर एटीट्यूड देखते थे या माननीय मनोहर जी के चेहरे पर पोलाइटनेस देखते थे, या शराफत देखते थे, ईमानदारी देखते थे, वर्कहोलिक देखते थे, काम करने वाला देखते थे। ये तो पैरामीटर उस दिन सेट होंगे। आपको कमियां नजर नहीं आती हैं, कमियां नजर जब आएगी, आप जब बीजेपी का चश्मा उतार के अपनी सरकार को देखें तब आपको कमियां नजर आएंगी। चलो, मैं तो प्रिंस भाई उस बात को फिर दोबारा दोहराने का कोई मतलब को नहीं। लेट्स सी, चुनाव आने दो, बताएगा सब पैरामीटर को। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद प्रिंस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील शेरवान खास बातचीत में, बीजेपी के कट्टर समर्थक, कट्टर भगत और मुख्यमंत्री के बड़े तगड़े भगत, सारी बातचीत की, हर सवाल का इन्होंने सामना किया बड़ी बेबाकी के साथ। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिए। और कई मुद्दे इन्होंने जो सवाल बीच में छोड़े, जो बातचीत इन्होंने एंड पॉइंट पर एंड की, उस बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे दादरी के पहाड़ों को लेकर, उन बारे में भी अपनी कमेंट जरूर राय में दे दीजिए। कितने सही इनकी बातें, कितनी सटीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।